नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। G20 समूह और G20 समूह का क्रियान्वयन भारत की प्रेसिडेंसी में दिसंबर में शुरू हुआ और इसमें अलग अलग समूहों ने अपने स्तर पर जो है कार्रवाई शुरू करी, जिसमें बैठकें और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, मीटिंग्स, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत करेंगे एक परिचर्चा में G20 समूह और श्रम एवं नियोजन के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या विकसित हुआ, क्या क्या बातें सामने आई और हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं मैडम भाग्यश्री सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैडम उमा जी, आप एक जर्नलिस्ट हैं और भाग्यश्री जी आप एक ब्लॉगर हैं और विमेन एंड चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब एक जाने माने स्तंभकार हैं, शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी इनके पास एक्सपीरियंस है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गिरिराज वर्मा जी, और वर्मा जी जो हैं रिटायर्ड रीजनल लेबर कमिश्नर हैं। कई सालों से आपने भारत सरकार में अपनी सेवाएं दी हैं। इस परिचर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो G20 के अंदर हम लोग ने देखा कि अलग अलग विषयों पर जो है कार्रवाई शुरू हुई है। भारत की प्रेसिडेंसी दिसंबर में आई और उसके बाद राजस्थान के संदर्भ में अगर बातचीत करें तो दो महत्वपूर्ण बैठकें, एक उदयपुर में जिसे हमने जो है शेरपा ट्रैक के नाम से जाना, और फिर उसके बाद अभी हाल ही में जोधपुर, जो मारवाड़ की राजधानी रही थी एक ज़माने में, वहाँ पर 2 से 4 फरवरी तक जो है बहुत ही गहन बातचीत और जो है आदान प्रदान हुआ। और इसके अलावा आप सभी को विदित है कि G20 के तहत हम लोग अलग अलग विषयों पर, चाहे वो ट्रेड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है, चाहे वो लाइफस्टाइल फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट है, चाहे वो ग्रीन टूरिज्म है, डिजिटाइजेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स फॉर टूरिज्म है, चाहे वो एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन है, और क्लाइमेट स्मार्ट क्लाइमेट अप्रोच है, और इसके अलावा जो है डिजिटल आइडेंटिटीज़ की बात है, पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात है, साइबर सिक्योरिटी की भी बात है, और रिस्पॉन्स फॉर हेल्थ जो है वो भी इसका पार्ट है। शिक्षा जो है फाउंडेशनल जो है लिटरेसी है, उस पर बात करी गई है। कल्चर है फॉर सस्टेनेबल लिविंग, और प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चर पर बहुत जो है तवज्जो दी गई है। किस प्रकार से हम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का इस्तेमाल कर हमारे कल्चर को, हमारे आर्टिफैक्ट्स को, हमारे मॉन्यूमेंट्स को, जिसमें कई सारे तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, उनको हम जो है संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम लोग आज जो है श्रम और नियोजन पर खासकर बातचीत कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और राजस्थान में जैसा कि आपको विदित है, अलग अलग जो है सेक्टर्स हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं। और हिंदुस्तान में भी अगर हम बात करें तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी अच्छी तादाद में है। और G20 कंट्रीज़ की बात करें तो हालांकि स्किल गैप्स एक देश को छोड़ के जब हम दूसरे देश में जाते हैं तब रहती हैं, फिर भी इनको पूर्ण करके हम लोग किस प्रकार से जो है वैश्विक जो है कौशल में जो गैप्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं, उसको हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और इसके साथ सामाजिक सुरक्षा जो है कैसे सुदृढ़ की जाएगी। हम बात करेंगे किस प्रकार से सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जिसका हिंदी में अर्थ हुआ टिकाऊ वित्त पोषण सामाजिक सुरक्षा का, और इस पर जो है अहम बैठकें जो है वो उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं मैडम सैनी जी से आग्रह करूंगा कि आप बताएं हमें कि इस प्रकार से जो राजस्थान के अंदर कार्यक्रमों का आयोजित किया जाना, भारत भी है, G20 कंट्रीज हैं, लेकिन हमारा प्रदेश जो कि आर्ट एंड कल्चर को शोकेस करने के लिए जाना जाता है, पधारो हमारे देश के लिए, वसुधैव कुटुंबकम का जो है एक बहुत ही आदर्श उदाहरण है। और साथ ही साथ जो है हम लोग टूरिज्म को बहुत अच्छी तरीके से जो है विश्व भर में परोसते हैं। तो श्रम और नियोजन के सापेक्ष में आप किस तरह से जो है राजस्थान को देखते हैं और राजस्थान क्या क्या बातें परोस सकता है?
सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि G20 की अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देखें तो इस चीज से समझ सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है जो अपने आप में एक महती भूमिका रखते हैं अपने विश्व में, जैसे कि अगर हम लोग देखें कि 80% से ज्यादा ये ट्रेड में अपना योगदान रखते हैं, 2/3 पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड है, और जीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो 85% से ज्यादा इसका योगदान है। तो इसकी महत्वता को तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि G20 ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है और इसका योगदान वैश्विक स्तर पे, चाहे वो हम अब नेशनल स्तर पे बात करें या हमारे खुद के स्टेट राजस्थान की बात करें, उस स्तर पे हो सकता है। बात करते हैं हम आगे नियोजन की और श्रम की, जैसे हम लोगों ने बात की कि क्या चीजें हम लोग सीख सकते हैं और क्या चीजें हमारे इस ग्रुप जो अभी ये सम्मेलन और सभी चीजें हो रही हैं और हमें 1 साल के लिए अध्यक्षता का जो मौका मिला है उसमें योगदान हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि भारत को जब अध्यक्षता मिली तो उसका जो थीम है वो ही हम लोगों ने ये लेके चले हैं कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, जो अपने आप में ये बता सकता है कि कितने सारे मुद्दों को, साझा केंद्रित मुद्दों को लेकर भारत सजग है और आगे बढ़ाना चाहता है। अगर हम लोग श्रम की बात करें तो श्रम में विमेन, चूंकि मैं विमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूं तो उस परफॉर्मर में ज्यादा मैं बात करूंगी कि महिलाओं को अगर हम लोग इंडिया में देखें तो IMF के चीफ ने कहा भी था कि अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंडिया में बढ़ जाता है, जो हमारा लेबर फोर्स है, तो हमारा GDP का ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है। अगर हम लोग G20 कंट्रीज में देखें और भारत में देखें तो अभी भी हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि महिलाओं का उतना पार्टिसिपेशन अभी नहीं है, जो हमारी इकोनॉमी है या जो वर्क फोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उस पार्टिसिपेशन को हमें बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जो अदर कंट्रीज हैं अगर हम लोग देखें वो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन में बहुत बेहतर कर रहे हैं और जिस कारण से उनकी महिलाओं का जो योगदान है जो वर्क फोर्स में वो बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ पे थोड़े से लीगल इश्यूज हैं। इससे पहले कि आप लीगल इश्यूज पे मैं जानना चाह, आपने कहा कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, सहभागिता है, वो जो डिजायर्ड स्तर है वहां तक नहीं है जी। तो इसमें क्या संख्यात्मक संख्या पर आप बात कर रही हैं या गुणात्मक विषयों पर? क्योंकि कई जगहों पर जैसे जो ट्राइबल फोकस्ड एरियाज हैं उसमें महिलाएं बहुत स्किल्ड हैं, संख्या उनकी कम है, लेकिन उनका आउटपुट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है जी। जैसे उड़ीसा में है, साउथ में है जी। तो संख्यात्मक और गुणात्मक जो सहभागिता है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं आपको पहली बात तो ये बोलूं कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो गुणात्मक है, क्योंकि अगर हम लोग घर का जो उनका काम है उसको कभी भी हम लोग मोनेटाइज नहीं करते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं, जबकि उसको काउंट करने की बात चल रही है और उसको करना भी चाहिए। दूसरी मैं बात ये करूंगी, जैसे आपने संख्यात्मक बोला, संख्यात्मक कम है क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्केट में जितने स्किल की नीड है उतने स्किल्ड हमारे यहाँ पे लोग नहीं है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों या जो अदर हम लोग लेबर फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन गुणात्मक स्तर पे अगर हम लोग देखें तो महिलाएं घर में जो काम कर रही हैं, कृषि में भी उनका योगदान है और अदर जो चीजें हैं उनमें भी उनका योगदान है। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो है, लेकिन स्किल्ड पार्टिसिपेशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जहां पे उनको मोनेटाइज किया जाता है, जहां पे उनको उनके काम के लिए पे किया जाता है, तो वहां पे इकोनॉमी में वो काफी गुंजाइश है। आप कहना चाहते हैं कि काफी गुंजाइश है जिस पर G20 कंट्रीज मंथन कर सकती हैं और जिसके अंदर जो है ठोस जो फैसले हैं जो कि ना केवल G20 देशों पर लागू होगा और विश्व के अन्य भागों पर भी उसका प्रभाव जाकर जो है ये जो असंतुलन है इसको बराबर करने में बहुत महत्व। आपने बहुत अच्छी बात बतलाई भाग्यश्री जी। मैं उमा जी से ये जानना चाहता हूँ, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप देख रही हैं कि किस प्रकार से G20 के जो डेलिब्रेशंस शुरू हो गए हैं, इंडिया की प्रेसिडेंसी है, बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है और एक जर्नलिस्ट के रूप में खासकर एम्प्लॉयमेंट और लेबर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैसे आप देख रही हैं कि इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है? क्योंकि इसकी 4 बैठकें होनी है जैसा कि आपको मालूम है, चौथी बैठक इंदौर में होगी G20 देशों के मंत्रियों की और उसके पहले 3 अहम बैठकें होंगी, एक जोधपुर में हो चुका है, एक गुवाहाटी में है, उसके बाद इंदौर में है। किस प्रकार के जो है आप इसके नतीजे या किस प्रकार का प्रभाव या किस प्रकार के सॉल्यूशंस आप देख रही हैं कि जी जो पूरी क्रियाकलाप है ना केवल राजस्थान के लिए, ना केवल हिंदुस्तान के लिए, अपितु पूरे G20 देशों के लिए? एक तात्कालिक प्रभाव की बात करूं तो मुझे अभी इस वक्त वो 3 साल पहले की जो स्थिति है वो याद आती है कि कोरोना जो काल है वो शुरू हुआ था और उसकी सबसे ज्यादा गाज है जो हमारे लोक कलाकार हैं उन पर गिरी थी। तो पहली दृष्टि से मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वापस से फिर एक उन लोगों के लिए अच्छे दिन आए, एक बेहतर अवसर है कि जैसे जोधपुर में हुआ तो वहाँ के जो कलाकार हैं उनको एक मौका मिला, क्योंकि कोई भी जो देश एक या शहर है
है या राज्य है जब एक मेजबानी करता है तो वो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं, और राजस्थान की जो पहचान है वो इसके लोक कलाकारों के दम पर है। तो मैं ये देखती हूँ कि हाँ, वो जो कलाकार जिनको ये लगता था, हमने अखबार में रहते हुए बहुत सारी ऐसी स्टोरी करी थी, तो बहुत सारे कलाकार को ये लगता था कि अब हमको अपनी ये जो कला है ये छोड़नी पड़ेगी, अब हमारा जो रोजगार का जरिया है अब हमें कुछ और मतलब ढूंढना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। तो वहाँ मुझे लगता है कि राजस्थान को एक अवसर मिला है अपने कलाकारों को भी, उन जो G20 के देश आए 19 देश और यूरोपीय संघ और उसके अलावा मेहमान देश भी और जो आमंत्रित किए गए हैं, तो वो सारे लोग राजस्थान को देखें, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट के भी जो मतलब हर एक जिले के एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को भी उन लोगों के सामने रखा गया है, मेजबान देशों के सामने। तो और दूसरी चीज ये कि जब स्किल्स की बात आ रही है तो हम देखेंगे कि जो हमारे कलाकार उनके पास कला बहुत है, लेकिन वो जो एक कुछ कमी है, मतलब रॉ चीजें ज्यादा रहती है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हाँ, वो जैसे उसके खजूर के खोड़िए से वो बनाते हैं, चटाई, झाड़ू, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन उसमें वो प्रयोग नहीं कर पाते कि हम उनको बाहर बेच सकें। तो वहां उनको अवसर मिलेंगे कि दूसरे देशों से, और हमारी सरकार भी उस तरीके से मतलब योजनाएं बनाएंगी कि ये किस तरीके से मतलब विश्व मार्केट में हम अपने जो प्रोडक्ट है उनको कैसे भेज सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई उमा जी, और निसंदेह इस प्रकार के जो प्रयास हैं, राजस्थान ठीक है, हम अपने प्रदेश की बात करेंगे क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, पूरे देश को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, हरियाणा भी अभी जब वहां पे एक होने वाला है तो वो लोग भी अपने अलग बर्तन और अपने अलग चीजें और खान पान, और जोधपुर तो मुझे लगता है जो जोधपुर आया होगा तो उसने वहाँ के खान पान का लुत्फ उठाया होगा कि कल्चर का जो समूह की जो बैठक है खजुराहो में हो रही है, जहां पर एक्टिविटी है, और ये बात भी उन्होंने कही है G20 के जो लास्ट बैठक हुई थी कि जहां पर एक्शन है वहां पर लेबर, वहां पर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ये भी एनविसाज किया गया। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल साहब, आप एक शिक्षाविद भी हैं, स्तंभकार भी हैं, तो स्किल्स, कौशल के लिए ट्रेनिंग, कौशल के लिए जो है निरंतर अपग्रेडेशन, खासकर हम लोग डिजिटाइजेशन के युग में जी रहे हैं, जहां पर छोटा पर्सन, चाहे वो हमारी घर की जो बाई है वो हो, चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो, वो भी जो है UPI एप्स यूज करता है, मोबाइल पे ट्रांजैक्शन करता है। तो किस प्रकार से जो कौशल है वो अपग्रेड होगा इस G20 समूह के EWG की जो एक्टिविटीज हैं उससे, और किस तरह से हम राजस्थान के रेफरेंस में किस तरह से कौशल विकास के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग में अग्रणी बनेंगे। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं खुद इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हूं कि भारत को G20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने का ये जो मौका मिला है, ये मौका हमारी दक्षता को उन्नत करने और हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक स्वर्णिम अवसर के रूप में हमारे सामने आया है। अभी जोधपुर में जो रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक हुई, उसमें भी ये बात सामने आई है, और हम लोग अभी जो मेरे से पहले साथी बोल रहे थे वे लोग भी ये बात को कह रहे हैं कि हमारे पास कला तो है, लेकिन उस कला को थोड़ा और अगर परिष्कृत कर दिया जाए, हमारी दक्षता को थोड़ा संवार दिया जाए, और साथ ही उसके मार्केटिंग के जो तरीके हैं उन तरीकों में थोड़ा आधुनिक स्वरूप मिला लिया जाए, जो कि आज के समय की बड़ी जरूरत है। हम लोग डिजिटल समय में जी रहे हैं, आज छोटे से छोटा काम तकनीक के माध्यम से होने लगा है, लेकिन ये एक बड़ी कमी हमारे जीवन में रही है कि हमारे जो अपने कलाकार हैं, जो श्रमिक हैं, वे लोग इस तकनीक का उपयोग करने में समर्थ नहीं है। तो अगर ये G20 समूह की कार्यवाही के बाद और इसके चलते हुए भी हम अपने इन कलाकारों को, दक्ष कलाकारों को इस तकनीक में निष्णात कर सकें, तो न केवल हम उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे, उनके द्वारा उत्पादित की हुई कला को दूर दूर तक भेज पाएंगे, जैसा कि अभी हम लोग होते हुए देख भी रहे हैं। डिमांड भी बढ़ेगी, चीजों की विजिबिलिटी बढ़ेगी। जब आपका उत्पाद लोगों को नजर आएगा और उसकी विशेषताओं से वे परिचित होंगे तो वे उसकी ओर आकर्षित होंगे, और इस तरह से
एक जहां पारस्परिक सद्भाव देशों के बीच में बढ़ेगा, वहीं हमारे अपने कलाकारों का जीवन स्तर बेहतर होगा। तो उनकी दक्षता को उन्नत करने का ये जो मौका हम लोगों को मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस मौके का भरपूर उपयोग करेंगे और कुछ समय बाद ही हम इसके सुपरिणाम भी देख सकेंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसका ये अर्थ भी है कि G20 के डेलिब्रेशंस के बाद भी फॉलो अप एक्टिविटीज करनी होगी जी। उसमें जो निष्कर्ष बाहर निकल के आते हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि हमने इस बात को इंदिसाज किया था कि हमको एक बहुत ही सुदृढ़, बहुत टिकाऊ, बहुत ही संतुलित और बहुत ही इंक्लूसिव सहित और जॉब रिच ग्रोथ चाहिए, खासकर एम्प्लॉयमेंट और जो है लेबर के सेक्टर के अंदर। और इस पर मैं हमारे एक और विशेषज्ञ हैं गिरिराज वर्मा जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, खासकर ग्लोबल स्किल गैप्स को एड्रेस करने की बात हुई थी, और गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक के साथ में जो सामाजिक सुरक्षा की बात की गई थी, और एक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जिसका तात्पर्य हुआ टिकाऊ वित्त पोषण सामाजिक सुरक्षा के हेतु। इस पर जो है किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला, और ये वो अवसर है जिसमें भारत अपना सक्षमता, अपनी कौशलता, अपना विकास और दुनिया को दिखा सकता है कि हम कितने सक्षम हैं, कितने वाइब्रेंट हो गए। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि हमें G20 में श्रम का क्या उद्देश्य रहा, क्या इतिहास रहा। 2011 के अंदर G20 के उद्भव के दौरान ये बड़ा एक विषय आया था, एम्प्लॉयमेंट, नियोजन नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी को एक बहुत बड़ी समस्या, विश्वव्यापी समस्या समझा गया। तब G20 देशों ने मिलकर एक टास्क फोर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, एक नियोजन के ऊपर किया कि किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए। वो एडहोक कमेटी बनी थी उस टाइम पे। उसके बाद में फिर 2014 में इसके ऊपर गहरा मंथन हुआ, और गहरा मंथन होने के बाद में जो टास्क फोर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट बना था, TFE, जिसका ये फायदा हुआ कि एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया। नियोजन तो आपने सृजन कर सकते हैं, लेकिन नियोजन श्रम के सृजन के साथ में आप उनको सामाजिक सुरक्षा कैसे देंगे, आप उनका आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अंदर सुरक्षा कैसे देंगे, प्लस उसकी कौशलता विकास कैसे करेंगे। तो इस पे अब उसके बाद में G20 देशों ने ये कंपल्सरी कर दिया, ये अनिवार्य रूप से कर दिया कि हर साल एक बैठक होगी, और हम G20 देशों पे उसका परिणाम क्या देखा। आप देखिए G20 देशों के इस 2014 के बाद में जो हम परिणाम देख रहे हैं कि किस तरह से नियोजन बढ़ा, लगातार सर्विस सेक्टर बढ़ता गया। पहले कभी हमने ये कल्पना भी नहीं की होगी हमारे घर पे आके कोई रात को 2 बजे खाना दे जाएगा। हमने ये कल्पना भी नहीं की थी कि हमें स्टेशन पे जाना या एयरपोर्ट पे जाना तो हमारे घर पे गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी। ये सब परिणाम उसी मंथन का परिणाम चल रहा है। इस पर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि एक जो बैलेंस की बात, संतुलन की बात कही गई है, आपने कहा 2 बजे खाना देने के लिए अवेलेबल होते हैं लोग, खासकर जो गिग इकोनॉमी के हमारे लोग हैं, जो कार्मिक हैं, और कुछ हद तक जो है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के हैं। लेकिन इसमें बैलेंस रखने की भी आवश्यकता इस बात से है कि उनका शोषण नहीं हो। थोड़े से पैसों के नाम पे, थोड़ी सी सुविधाओं के नाम पे मैन पावर का, विशेष रूप से इन इकोनॉमी से जुड़े लोगों का शोषण नहीं हो। इस प्रकार का बैलेंस हम किस प्रकार से इस समूह की बैठकों के द्वारा कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। और गिग वर्कर्स का पहले तो मैं आपको अर्थ समझा दूं। गिग वर्कर का मतलब है कि हम पैसा देके किसी से काम ले लेते हैं। इसके अंदर नियोजक और नियोजन, श्रमिक और मास्टर, मालिक का कोई संबंध नहीं होता। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होती जी। इसके कारण से क्या होता है कि गिग वर्कर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्कर है। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला गिग वर्कर है। अब ऑटो रिक्शा वाला सवारी से कितने पैसे ले लेता है, ये उसकी मजबूरी पे निर्भर करता है कि अगर उसको सवारी दिन भर से नहीं मिली तो वो 20 रुपए में भी सवारी को ले जाएगा, और वो उसके पास में सफिशिएंट टाइम नहीं है तो 50 रुपए भी ले लेता है। इसी तरह से आप देखते होंगे अपने चौराहे के ऊपर आपने श्रमिक मिलते हैं, लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर जिसको बोलते हैं, निर्माण श्रमिक वाले। आपने देखा होगा कि कोई श्रमिक 600 रुपए मांगता है पर डे की, कोई 300 में राजी हो जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि हम इन श्रमिकों को कैसे सुरक्षा प्रदान करें, डिस्पैरिटीज हैं, इनका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हो और इनको नियमित रूप से रोजगार भी मिलता है। इसके लिए अभी हमारे G20 देशों में जो जोधपुर के अंदर 2 से 4 फरवरी के बीच में जो वार्ता हुई, उसके अंदर 3 इश्यू डिसाइड किए गए थे कि हमें इसके ऊपर काम करना है। पहला इश्यू इसके अंदर जो था वो था कि स्किल गैप, लोगों में कुशलता तो होनी चाहिए ना। एक वर्कर ने आपसे 800 रुपए मांगे, लेकिन आप उससे ये तो अपेक्षा करोगे वो 800 रुपए का काम आपको कुशलता से करके देगा या नहीं देगा।
तो ये बड़ा गैप हमारे इंडिया के अंदर पाया गया। कुशलता इंडिया के अंदर नहीं, पूरे G20 देशों के अंदर ये पाया गया। G20 देशों के अंदर कहीं पर भी कुशलता को लेके एक बहुत बड़ा गैप है। दूसरा, गिग वर्कर्स को लेके ये सम्मेलन के अंदर काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई कि इनको सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। स्किल के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। G20 देश श्रमिकों को, जो गिग वर्कर है, उनको सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, उसके ऊपर चर्चा की है। हमारे अभी इंडिया के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर नए लेबर वेज कोड आने वाले हैं। हमने 17-18 जो श्रम कानून थे उनको सम्मिलित करके 4 श्रम कानून बना दिए। उसके अंदर इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि जो गिग वर्कर है, जो स्वतंत्र वर्कर है, उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, उनको आर्थिक सुरक्षा मिले, उनका किस तरह से भविष्य निधि राशि काटी जाए, किस तरह से उनको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाए, इस तरह से इस प्रोविजन रखा गया। लेकिन अभी तक वो बिल पास नहीं हुए हैं। तो ये आने वाले जो फैसले होंगे उस पर ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार से वो फैसले जो है क्रियान्वित होते हैं, खासकर हिंदुस्तान में, राजस्थान में, अन्य G20 देशों में। जो सबसे मुख्य समस्या है गिग वर्कर्स के, वो ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता। हमारे यहाँ घर पे काम वाली बाई आती है, सबके घरों में आती है, आपके और हमारे। लेकिन काम वाली बाई का मालिक कौन है? 4 घरों में वो काम करती है, 5 घरों में काम करती है, फ्रीलांसर है वो, तो फ्रीलांसर होगी जी। तो इसमें रिसेंटली एक इंग्लैंड में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि इस तरह के जो वर्कर है, जो उनको नियोजन देता है, जो उनको काम जिस काम करवाता है, वो उसका मालिक हो। इंग्लैंड सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जजमेंट। अभी हमारे यहाँ लागू नहीं है, विश्व के किसी भी देश में इस तरह का कोई निर्णय लागू नहीं। तो ये इसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। अब हम दूसरे विषय बिंदु पे आते हैं। स्किल गैप बहुत कमी है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ क्षेत्र है, वहाँ पे काफी मिनरल्स हैं। फ्लोस्पार मिनरल्स विशेष रूप से पाया जाता है, और भी कई तरह के मिनरल्स है। फास्फेट है, रॉक फास्फेट है, हिंदुस्तान जिंका जैसे जो हम बात करें तो उसके अंदर तांबा है, चांदी है, ये मिनरल पाए जाते हैं। पहले क्या होता था, अनस्किल्ड वर्कर क्या करते थे, एक लिमिटेड खड्डा खोदते थे, उसमें से कुछ माल निकाला, तो उसके अंदर हमें 20%, 20-30% ही असली हमें माल मिल पाता था, जो मिनरल था। बाकी 70% वेस्ट में चला जाता था। स्किल का हमें ये फायदा मिला, नई टेक्नोलॉजी का ये फायदा मिला कि अब हम उसका 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 70 से 80% हम मिनरल का यूज कर पा रहे हैं। आउटपुट बढ़ गया है। आउटपुट बढ़ गया। मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ, भीलवाड़ा क्षेत्र, बूंदी क्षेत्र, जहाँ पे पत्थर की खदानें हैं, माइनिंग है। बिल्कुल। पहले क्या होता है कि सिर्फ पत्थर से पट्टी निकाली जाती थी, और वो पट्टी भी ऊंची नीची होती। अब हमें नई टेक्नोलॉजी का ये फायदा मिला। ये G20 के देशों का EWG ग्रुप का ही प्रभाव बता रहा हूं मैं आपको कि हमें स्किल कैसे डेवलप करना है। अभी हम क्या करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो पत्थर की जो वेस्ट मटेरियल है, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो टुकड़े क्या काम आते हैं? हमने मकान के बाहर हमारे बुच के रूप में निर्माण देखा होगा। बुच लगाते हैं मकानों के बाहर। मेंटेनेंस फ्री मकान हो गया, आपको जिंदगी भर उस पर पेंट नहीं करवाना, उसके ऊपर कभी भी सीलन नहीं आएगी। तो इस तरह का हमने स्किल डेवलप करना है। अभी हमें इंडिया के अंदर स्किल डेवलप करने की बहुत जरूरत है। जैसे अभी हमारे यहाँ घर के अंदर आपने देखा होगा, हमें प्लम्बर स्किल नहीं मिलते, इलेक्ट्रिशियन हमें स्किल नहीं मिलते। ये सब गिग वर्कर में आते हैं। आप किसी को बुलाते हो, वो 100-200 जितना भी समय का काम होता है वो आपसे लेता है और आप चला जाता है। भारत सरकार इस दिशा के अंदर बहुत बड़ा काम करने जा रही है। ई श्रम पोर्टल करके एक पोर्टल बनाया है। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से इन्होंने ऐसे वर्कर्स को अपने आप को रजिस्टर्ड करने हेतु प्रेरित किया। हमने भी बहुत सारे कैंप लगाए। CSC कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इनका फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन का क्या फायदा होगा? एक फीटर है, उसकी फीटर की कैटेगरी अलग हो गई, एक मेसन है, उसकी कैटेगरी अलग हो गई, ऑटो रिक्शा वाले की कैटेगरी अलग हो गई, साइकिल रिक्शा की कैटेगरी। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे हम एक ऐसा डाटा तैयार करने जा रहे हैं भारत सरकार की हमें किस तरह के लोगों को किस तरह का स्किल किया जाए, उनको किस तरह का कौशल ज्ञान दिया जाए, ताकि वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अधिक कुशलता से काम कर सके। जी, बहुत बहुत आपने अच्छी बात बताई। ये ई श्रम का कार्यक्रम तो भारत सरकार कर रहा है, लेकिन इस बात को भी हम अगर वैश्विक रूप से बात करें तो इस बात को हमको देखना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लेबर चीप है। इसलिए कई बड़ी बड़ी कंपनीज, उदाहरण के तौर पे क्रिकेट बैट्स और स्पोर्ट मटेरियल वाले जो हैं मीरठ में, जलंधर में अपना वो सब बनवाते हैं और फिर जो है वो वापस ले जाके उस पर अपना वो लेबल लगा के उसको बहुत उच्च दामों में विश्व के मार्केटों में बेचते हैं। तो इस प्रकार की जो डिस्पैरिटी है, जो स्किल गैप्स की बात आपने करी, स्किल सुधरेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि हिंदुस्तान कई चीजों में विश्व को दे सकता है, जिसके अंदर किस प्रकार से कम संसाधन में कम चीजों को स्पेंड करके गुणवत्ता
के प्रोडक्ट्स, आप कुछ कहना चाह रहे हैं दुर्गा प्रसाद जी? बिल्कुल, मैं इसमें दो बातें और जोड़ना चाह रहा हूं। ये निश्चय ही भारत में, क्योंकि मानव संसाधन की विपुलता है और हमारे सामने हमेशा ये बड़ी चुनौती रही है कि हम हर हाथ को काम कैसे उपलब्ध करवाएं। तो अगर दक्षता में वृद्धि होती है तो जो लोग काम करने में समर्थ हैं उन्हें काम मिल पाएगा और उनके काम का उन्हें उचित मानदेय भी मिल पाएगा, इससे उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ जो बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रही है G20 के संदर्भ में, वो ये कि अन्य देशों की तुलना में भारत की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की समृद्ध कला और संस्कृति की विरासत और परंपराएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग उनका अभी तक समुचित दोहन, अगर दोहन शब्द गलत आपको लगे तो उनका उपयोग, उनको दुनिया तक पहुंचाना, उनका उनसे खुद लाभान्वित होना, वो हम नहीं कर पाए हैं। G20 के बाद मुझे इस बात की बहुत उम्मीद होने लगी है कि हम लोग अपनी बहुत ही जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसे पूरी दुनिया को ज्यादा अच्छी तरह से दिखा पाएंगे और साथ ही जो हमारे संस्कृति कर्मी हैं उन्हें भी अपने जीवन को बेहतर बनाने का अधिक मौका मिलेगा, जिसमें कलाकार आ गए, जिसमें आर्टिजन्स आ गए, जिसके अंदर यहाँ तक कि पाक कला वाले लोग भी आ गए। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जी वर्मा जी बताएं। हमारे हस्तकला को भुला दिया गया है। बिल्कुल जी। किसी जमाने में कुम्हार मिट्टी के इतने बड़े बड़े बर्तन बनाता था, आज उसको मैकेनाइज्ड रूप दे दिया गया जी। अगर हम हमारी हस्तकला को, जो कि हमारे भारत की संस्कृति का एक सबसे मूल भाग था, अगर हम प्रोत्साहित करें तो हमें गृह स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती है जी। हमारे यहाँ समस्या रोजगार, स्वरोजगार और कौशलता, तीन समस्याएं, तीनों अलग अलग क्षेत्र है। स्वरोजगार, पहले अगर आपने देखा होगा कि दर्जी का बेटा दर्जी का काम करता था, कुम्हार का बेटा कुम्हार का काम करता था, तो सबके घरों में स्वरोजगार था। आजकल वो स्थितियां बदल गई, कारण कि जो कौशल, जो पुराने लोगों में कौशल था, वो अभी कौशल अभी नहीं रहा। उससे क्या हुआ, रोजगार पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ा। एक घर में जहां 5 आदमी पहले काम करते थे, अब एक आदमी काम करता, 4 बेरोजगार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसको हस्तकला क्षेत्र को हमारे रोजगार से जोड़ दें, कौशल से जोड़ दें, तो हमारा भारत इतना सुदृढ़ और इतना समृद्ध हो जाएगा कि हम जो अपेक्षाएं माननीय दुर्गा प्रसाद जी कर रहे हैं कि हम अन्य विदेशों के अंदर जी अपना सामान दे सकते हैं। जैसे आपने कहा, हमारे यहाँ श्रम बहुत सस्ता है, जिसके कारण बाहर की कंपनियां आके हमारे यहाँ से काम, हमारे यहाँ पे सामग्री बनाती है और बाहर जाके बेच देती है। जी, तो ये अगर कौशल हो गया, रोजगार और कौशल में समन्वय बैठ जाता है, तो हम यहाँ पे ये हम उसको पा सकते हैं जिसकी हम एक उम्मीद और अपेक्षा की है। जी बिल्कुल। और आपने जो बात बोली उसके संदर्भ में ये भी बात है कि अन्य देशों में जो हैंडीक्राफ्ट फोकस्ड है, ओरिएंटेड है, या जहां पर इस प्रकार के कलाकार बहुत अच्छी तादाद में जो है, कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी हैं और भी कंट्रीज हैं, उनसे भी हम सीख सकते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के साथ गुणवत्ता बढ़ाएं, आउटपुट बढ़ाएं, इनकम बढ़ाएं, प्रॉफिट बढ़ाएं। तो इस तरह की बातें जो है G20 केस में आएंगी। मैं मैडम भाग्यश्री जी से विशेष रूप से एक चीज जानना चाह रहा था कि EWG की जो बात हुई, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की, इसकी पहली बैठक हो गई, दूसरी बैठक अप्रैल में गुवाहाटी में है, तीसरी बैठक जो है 1-2 जून को जेनीवा में है, और चौथी जो बैठक होगी वो इंदौर में पहले होगी, फिर एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो है उनके मंत्रियों की बैठक होगी और उसमें इंपॉर्टेंट डेलिब्रेशंस सामने आएंगी। तो एक तो इस प्रकार की जो बैठकें होंगी और जो इनका आउटपुट है, खासकर जो वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल स्किल गैप्स को एड्रेस करने की बात वर्मा जी ने करी, गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा की बात करी उन्होंने, आपने सस्टेनेबल फाइनेंसिंग जो की बात करी, ऑफ सोशल सिक्योरिटी की बात की, तो इस पे किस प्रकार का आप जो है बदलाव या चेंज आप देख रहे हैं जो भारत, राजस्थान को तो प्रभावित करेगा ही, पूरे विश्व को, खासकर G20 देशों को कैसे प्रभावित करेगा? जी देखिए, जैसा सर ने अभी हमें बताया, जो पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसमें हम लोगों ने देखा है कि G20 कंट्रीज का जो ये ग्रुप है, जो स्पेशली जिस ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके कारण चेंजेस कितने आए हैं, वो हम लोग लाइक ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, या हम लोग राजस्थान के लेवल पे बात करें,
वित्तीय जहां पे हम लोग सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की बात करते हैं, तो वित्तीय अगर हम लोग देखते हैं तो किसी भी सेक्टर में, स्पेशली जब हम लोग स्किल की बात करें तो वित्तीय एक सबसे बड़ी समस्या होती है। वित्तीय पोषण कह सकते हैं जी, जिसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अभी सर बात भी कर रहे थे, जो हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं, MSME, यस, उनको स्पेशली बहुत इश्यूज होते हैं। गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स, मुद्रा स्कीम उनके लिए लेके आए हुए हैं, जो हमारे MSME जो है, लेकिन स्टिल अभी भी जो हमारी पॉपुलेशन है, जो ये हमारे क्राफ्टमैन्स हैं या जो भी लघु और मध्यम उद्योग है, इनको भूला जा रहा है। इन लोगों को इजिली जो वित्तीयन है वो कैसे लेना है या कैसे इन तक पहुंचे, उसकी अवेयरनेस बहुत कम होती है, जो इन लोगों को नहीं मिल पाता। और भी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो जैसा कि इन्होंने बताया कि ई पोर्टल और बहुत सारे पोर्टल्स इन लोगों ने बनाए हैं जो सुविधा उनको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं जिनका ऐसी जो बैठकें हो रही हैं या ऐसे जो ग्रुप बनाए गए हैं वो डेफिनेटली इनके समाधान के लिए बहुत बेहतर रहेंगे और आने वाले भविष्य में और सुविधाजनक चीजें इन लोगों के लिए हो पाएंगी। एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, सभी लोगों ने ऐड की, कि मैं थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे बात करूंगी कि भारत जो हमेशा अपनी डेमोक्रेसी को लेके, कोर वैल्यूज उसकी जो डेमोक्रेसी है उसको लेके बहुत रिच रहा है। और अभी हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया वॉर जो अभी चल रहा है, तो ये कोर वैल्यूज भारत से हम लोग पूरे G20 कंट्रीज लेते हैं कि कैसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। कुटुंबकम की बात जो कही गई है और वन फैमिली वन फ्यूचर वाली जो बात कही गई है, उसको कैसे साकार किया जाता है। सेकेंड थिंग, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम लोगों ने फोकस किया हुआ कॉमन गुड जो विल है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो वो जो वैल्यूज हैं, वो जो हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसको लेके भी जो G20 कंट्रीज के बीच में जितने भी इश्यूज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, विमेन एम्पावरमेंट को लेके हो गया, ये जो अदर कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, अभी हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को लेके हो गया, जो हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं यहाँ के, उन्होंने बहुत सारे जो ऋण हैं वो बहुत ज्यादा हाई कर दिए, जिसके कारण चाइना को भी अगर हम लोग देखें तो वहां पे उनके ईस्ट स्टेट में मंदी आई हुई है। तो इन प्रिंसिपल्स को भी G20 कंट्रीज ले सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं कि बड़े से बड़े जो मुद्दे हैं उनको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताई उमा जी। आपसे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जानना चाह रहा था, EWG एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो है काम कर रही है, G20 आ गया है, अगर G20 नहीं होता तो क्या होता, G20 है तो क्या होगा? जी, अगर जैसे G20 है तो कम से कम इस G20 में जो देश शामिल हैं उनका एक कि भाई हम एक दूसरे के जो श्रमिक है या जो काम है हमारी ये स्थितियां रहेंगी और वो सब मिलके फोर्स कर सकते हैं। अगर दूसरी कंट्री के जो मतलब अगर हमारे श्रमिकों का या हमारे लोगों का कहीं शोषण होता है, कुछ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो वो लोग बड़े लोग सोचते हैं ये सब मिलके वो एक प्रेशर बना सकते हैं। जैसा कि एक लाइन में आपने अभी बोला, वसुदेव कुटुंबकम, इस अवधारणा को मूर्त रूप दे पूरा विश्व एक परिवार, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, इसकी और हम लोग ज्यादा अग्रसर होंगे। और अगर ये नहीं होता, मैं कह रही हूँ कि एक्सपोजर ज्यादा जरूरी होता है कि अभी मतलब इतने मेहमान देश हमारे यहाँ है, तो वो हमारी जो चीजें हैं वो सब देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हम अपने देशों में अगर यहाँ का ये जो कला है, ये कलाकार हैं या ये हैंडीक्राफ्ट के आइटम है, इनको हम अगर अपने देश में स्टैब्लिश करें, एक्सचेंज जो होगा, हम वहां से यहाँ मतलब उन लोगों के कुछ आइटम्स हमारे यहाँ होंगे और कुछ वहां होंगे, तो ये जो एक्सचेंज है ये रुक जाएगा। और वसुदेव कुटुंबकम बड़ा ग्रुप, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग पृष्ठभूमि, क्योंकि हम कई बार मतलब जिस कला के बीच में हम पले बड़े हैं ना, हम उसको बिल्कुल एक सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जो दूसरे देश है उनके लिए वही चीज ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो वहां उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, हमारी कला बचेगी, हमारी कला बाहर जाएगी और बाहर की जो चीजें हैं हमारे पास आएगी। बहुत बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बोली है। और मैं दुर्गा प्रसाद जी से एक विशेष रूप से एक चीज जानना चाहता हूं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो यहाँ का पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। कला संस्कृति की आपने बात करी है जी, तो पर्यटन के कौशल गैप्स और पर्यटन, क्योंकि एक निरंतर जो है कोरोना का जो है वो भय खत्म हो चुका है और बहुत ओपनली जो है पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटन का जो बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, लोग नए नए सिरे से सोच रहे हैं किस प्रकार से हम क्वालिटी टूरिज्म दें, किस प्रकार से हम लोग जो है टूरिस्ट को हैप्पी रखें, खुश रखें, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा रखें, किस प्रकार से हम उनको जो है एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस दें। तो पर्यटन के स्पेशली पर्यटन में जो मैन पावर है, लेबर फोर्स है, उनके लिए आप कौशल के क्या क्या परिवर्तन देख रहे हैं और किस प्रकार से ये जो G20 का जो पारस है हमको आके छू रहा है, राजस्थान में आके छू रहा है, किस तरह से हमारे अंदर अमृत प्रवाह, अमृत धारा उत्पन्न करेगा, ये इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
सबसे पहले तो मैं आपकी इस बहुत ही प्यारी अभिव्यक्ति के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, G20 का पारस। जी, वास्तव में इस तरह की गतिविधियां जैसे पूरी जिंदगी को बदलने का काम करती हैं, तो ये इसको पारस कहना बहुत सही मुझे लग रहा है। अब आपने जब भारत की और विशेष रूप से राजस्थान की पर्यटन की बात की, तो मैं छोटी सी व्यक्तिगत अनुभव की बात से इसे आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी। मुझे संयोग से दुनिया के कुछ 10-12 देशों में जाने का मौका मिला है, और मैं वहां ये देखकर चकित होता रहा हूं कि वे अपनी छोटी से छोटी चीज को इस खूबसूरती के साथ शोकेस करते हैं। ये म्यूजियम है, आप अंदर जाकर देखेंगे कुल 6 आर्टिफैक्ट्स वहां पड़े हुए हैं, और एक बड़े से म्यूजियम के रूप में उसको प्रचारित किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, और इस तरह से लोगों को वहां आकर्षित किया जाता है। उसकी तुलना में अगर मैं अपने यहां देखूं तो हमारे पास चारों तरफ पूरा वैभव बिखरा पड़ा है। वो चाहे हवेलियां हो, चाहे रेत के टीले हो, या नदियां हो, या पहाड़ हो, या कुछ भी चीजें हो, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद हम उसको प्रदर्शित करके लोगों को उनकी अच्छाइयों को बताने में अब तक बहुत सफल नहीं रहे हैं। जी जी जी। ये इस तरह की जो गतिविधियां G20 किस्म की गतिविधियां, वो एक तो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने आसपास के देशों को ही देखें। जी। अभी जब ये कह रहे थे कि हम लोग G20 से कैसे लाभान्वित होंगे, तो मुझे लग रहा है हम 20 देशों के अनुभव को सीख रहे हैं कि उन लोगों ने क्या किया है। तो एक तरह से हमारी उपलब्धियां 20 गुना तो यूं ही बढ़ जाती है कि हम लोग 20 देशों से सीख रहे हैं। अब कोई दूसरा देश कैसे अपने यहाँ पर्यटन का विकास कर रहा है, जब इसे हम देखते हैं तो हम प्रेरित होते हैं। और जो लोग पर्यटन के काम में लगे हैं, चाहे वो टूरिस्ट गाइड हो, या होटेलियर्स हो, या कोई कलिनरी एक्सपर्ट्स हो, वो लोग भी इस बात को देखेंगे कि आने वाले पर्यटक को किस तरह से प्रसन्न किया जाए। बहुत अच्छी अब बात। तक हमारा सारा जोर ये रहा है कि पर्यटक से कैसे अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए, उसके संतोष पर हमारा कम जोर रहा है। ये स्किल डेवलपमेंट बड़ा होगा हमारे यहाँ कि हम लोग ये समझेंगे कि पर्यटक को प्रसन्न करके भेजना है, वो प्रसन्न रहेगा। 20 और लोगों को हमारे यहाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बताई। वो प्रसन्न होगा तो खुद भी आएगा, 10 लोगों को बुलाएगा, और प्रसन्नता इंडेक्स पर जो है टूरिज्म बहुत फैलेगा, पनपेगा और आगे बढ़ेगा। चलते चलते समय का थोड़ा अभाव है, गिरिराज जी, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर जो है एम्प्लॉयमेंट और लेबर वैश्विक रूप से निर्भर है, और उन पर हम कैसे नियंत्रण पा सकते हैं? समय कम है थोड़ा। आज की तारीख में अगर अपन रोजगार की बात करें तो सर्विस सेक्टर जिसको हम बोलते हैं जी, एक इतना बड़ा स्कोप है सर्विस सेक्टर के अंदर। जैसे आपने पर्यटन की बात की, पर्यटन के अंदर अपने आप में चाय परोसना भी एक तकनीकी रूप से बहुत सक्षमता है जी। होटल इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप किसी ग्राहक को संतुष्टि नहीं दे पाएंगे, पर्यटक को संतुष्टि नहीं दे पाएंगे, तो हमें वो कौशल ज्ञान उपलब्ध करना है जी। हमारे यहाँ पे इतने हिस्टोरिकल ऐतिहासिक धरोहर है हमारे पास में, भारत में, विश्व में भी है। हम 20 देशों से सीख नहीं रहे, हम 20 देशों को अपना ज्ञान सिखा भी रहे हैं। बिल्कुल, दोनों चीजें चल रही हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना है, हमें वो कौशल विकास करना है कि हम किस तरह से एक पर्यटन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, एक पर्यटक को। जी जी जी। हमारे पास हस्तकला का इतना बड़ा ज्ञान पड़ा है जिसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकें कि जिससे कि वो हमारी तरफ से आकर्षित हो। ऐसे ही हमारे पास में इतना श्रम मानव संसाधन है जिसकी हम उपयोगिता कैसे ले सकते हैं। 20 देशों के इस सम्मेलन के अंदर अगर इसके ऊपर हम विचार विमर्श करके और इसकी तकनीकी रूप से अगर हम सुदृढ़ हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि स्वर्ण भारत का स्वर्ण काल शुरू हो चुका है। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छी बातें बतलाई, और ये एक बहुत ही खूबसूरत समूह G20 के नाम से जिसको हम जानते हैं, और उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत की प्रेसिडेंसी है, नई नई उम्मीदें आ रही हैं, नई नई बातें आ रही हैं, और जो G20 के देश इस बात को सराह रहे हैं कि हिंदुस्तान, भारत विश्व को कितना कुछ दे सकता है, केवल एम्प्लॉयमेंट में नहीं, केवल लेबर में नहीं, कई अन्य सेक्टर्स में। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो G20 का पारस जो है हम सबको छू रहा है, राजस्थान में, देश के अन्य अन्य भागों में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो है निकल कर आएंगी। और श्रम और नियोजन के क्षेत्र में खासकर हमारे जो लेबर फोर्स है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग हैं, उनको नई उम्मीदें देंगी, ना केवल हिंदुस्तान के लिए, बाकी विश्व के G20 देशों के लिए। और बहुत अच्छी अच्छी चीजों के साथ आने वाला समय उनके लिए एक स्वर्णिम युग होगा, जैसा कि वर्मा जी ने कहा। और आज हमारे जो विशेषज्ञ श्री गिरिराज वर्मा जी, हमारे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल साहब, मैडम उमा जी और मैडम भाग्यश्री सैनी जी, आप सभी स्टूडियोज में आए आकाशवाणी के। आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, और चलते चलते मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि छोटी सी नदियां बहती है,
बहकर सागर में खो जाती है, घाट घाट ही रहते हैं वो सागर हो जाती है। आप सभी का कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए और उसको सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।